जय श्री श्याम बेटा। कल क्लास नंबर 4 थी और आज क्लास नंबर 5 है बेटा। लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में डिस्कशन किया था आपके साथ। एक्सपेंस के लिए नॉर्मली क्या वर्ड यूज करते हैं? आउटस्टैंडिंग। और अगर इनकम आपने नेक्स्ट ईयर की इसी साल नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस इसी साल पे कर दिए तो क्या बोलते हैं? प्रीपेड। मतलब आपने एडवांस में पे कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है और प्रीपेड का मतलब आपने एडवांस में पेमेंट दी। बकाया मतलब पेंडिंग है आपका पैसा। क्या बेटा? पेंडिंग है। प्रीपेड का मतलब क्या दे दिया आपने? एडवांस में पेमेंट कर दी। क्या कर दी? एडवांस में पेमेंट कर दी। फिर मैंने आपको ये बताया था इनकम। क्या बताया था बेटा? इनकम। इनकम में मैंने बताया था अक्रूड और अनर्ड। अक्रूड का मतलब क्या होता है? जो इनकम आपने अर्न कर ली, जो इनकम आपने क्या कर ली? अर्न, लेकिन रिसीव नहीं की, तो क्या है ये? अक्रूड इनकम। अच्छा, जो इनकम आपने अर्न नहीं की बट आपको एडवांस में मिल गई, वो क्या है? अन अर्न। ईडी लग गया तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? अनर्ड इनकम। या इसको क्या बोल सकते हैं? एडवांस इनकम। ये दोनों की एंट्री बता दी थी मैंने। अब सुनना। फॉर एग्जांपल, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते बेटा 31 मार्च को। कब क्लोज करते हैं? तो अपने 31 मार्च तक के जितने भी इनकम है और जितने भी, वो सभी ले लेंगे। बोलो यस, बिल्कुल ले लेंगे सभी। ठीक है, तो 31 मार्च तक की इनकम ले लेंगे और 31 मार्च तक के एक्सपेंस ले लेंगे। जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ये मान ली 21 है, तो हम इस यहां से लेके यहां तक के टेन्योर में जो इनकम होगी वो ले लेंगे। बोलो बात समझाई? अब मान लीजिए 31 मार्च को क्वेश्चन आपको बोलता है कि अक्रूड इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट है 5000। इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च को आपने इंटरेस्ट अर्न कितना कर लिया था? 5000, लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है इसकी एडजस्टमेंट करो। क्या करो इसकी? क्यों सर? क्योंकि ये इस साल की इनकम है तो इस साल के पेंडल में आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं, अक्रूड। इस साल की इनकम है, इस साल के पेंडल में आनी चाहिए। ठीक है, अक्रूड इनकम है लेकिन रिसीव हुआ नहीं है, तो आपको 31 मार्च को इसकी क्या करनी है? एडजस्टमेंट। क्योंकि ये साल यहां खत्म हो रहा है, अगले साल में इसको ले जा नहीं सकते क्योंकि ये इनकम इस साल की है बेटा। अब 31 मार्च को क्वेश्चन करता है अक्रूड इंटरेस्ट है, तो आप बताओ अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो आपकी इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस नहीं है, इनकम। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो आप लिख दोगे क्या बेटा? बोलो टू इंटरेस्ट। इनकम होगी, इंटरेस्ट को शॉर्ट में आई एन डबल टी लिखते बेटा। ठीक है, अच्छा, आपने ये 5000 रुपए नवीन लेने बेटा, लेने, तो आपकी क्या ये एसेट्स है, लेकिन अब नहीं, 31 मार्च को नहीं मिली, आपको आगे मिलेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं है? 31 मार्च को आपने 5000 रुपए इंटरेस्ट के लेने थे, अभी नहीं मिले, वो नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, तो आपको इंटरेस्ट लेने का राइट है या नहीं है? तो राइट होता है, वो क्या होती है बेटा? एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स। तो आपको एसेट्स मानना, तो एसेट्स का नाम क्या लिख दोगे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंट्री बन गई। मतलब एंट्री होगी अक्रूड इनकम टू इनकम। अब इनकम की जगह कुछ भी नाम हो सकता है, रेंट है तो रेंट आ जाएगा, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आ जाएगा। कमीशन है तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन आ जाएगा। मतलब एक तरफ क्या क्रिएट करनी है आपने? एसेट्स, और एक तरफ क्या माननी है? इनकम। अब ये 31 मार्च को एडजस्टमेंट करोगे आप। अब मान लीजिए अगले साल 10 अप्रैल को आपको ये इंटरेस्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे? मिलेगा तब, अभी नहीं करना। कैश अकाउंट डेबिट टू टू इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमने इनकम ऑलरेडी मान चुके हैं, लास्ट ईयर की इनकम थी, लेकिन अब ये एसेट्स थी हमारी, अक्रूड इंटरेस्ट। अब ये एसेट्स क्या होगी? खत्म होगी, लेकिन लॉजिकल है खत्म नहीं हुई, ये कन्वर्ट होगी किसमें? कैश में। भाई मिल गया तो कैश बढ़ जाएगा तो कैश को डीआर कर दिया मैंने 5000, और अब ये इनकम किस में कन्वर्ट होगी? कैश में। तो कैश का एसेट्स मान दिया और इस एसेट्स को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। लॉजिकल ये भी बोल सकते हैं खत्म होगी, एक नई एसेट्स क्रिएट होगी, क्रिएट हो गई, समझ आ गया? कन्वर्ट हो गई, तो क्या लिख दोगे? टू अक्रूड इंटरेस्ट। ये कब करेंगे? जब रिसीव होगी। ये कब करेंगे? 31 मार्च को। एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा क्या कब होती है? एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी एंडिंग है आपकी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? बेटा आगे समझ में?
ये अक्रूड इंटरेस्ट। अब दूसरा, इसी का दूसरा पैटर्न कि आपने क्या हुआ, 31 मार्च है, ये अपना ईयर कौन सा हो गया बेटा, 21 से 22 है ये, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, तो ये क्या हो गया 21-22, शॉर्ट में से बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 21-22। अगला साल होगा वो क्या होगा 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, तो इसको क्या बोलेंगे 22-23। इनकम टैक्स में से चलेगा, जब इनकम टैक्स बोलोगे ना तो इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, क्या बोलेंगे प्रीवियस ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर कौन सा है 22-23। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, जिसमें हम, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हम अपनी इनकम को एसेस करते हैं और उसका टैक्स देते हैं। समझाई, चलो वो आगे इंटर में है, आगे बात समझे। तो ये हो गया 21-22 और ये हो गया 22-23। अब मान लो इस साल की कोई इनकम आपको यहां मिल गई, बोलो समझ आएगा, मिल गई बेटा। सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगले ईयर का रेंट आपको एडवांस में दे दिया, आप पढ़ रहे हो मेरे से, बहुत इंप्रेस हुए, आपने इंटर की फीस दे दी मेरे को पहले एडवांस में। अरे बोलो सर ऐसा मत सोचो प्लीज, हद से ज्यादा मत सोचा करो। अरे बोलो, दे दी बेटा दे दी, ठीक है। तो आपकी ये इनकम मिल गई आपको, ठीक है, एडवांस में मिल गई कि नहीं मिल गई, मिल गई। आपने मेरे को इंटर मतलब सेकंड ईयर की फीस आपने अभी दे दी मेरे को, बोलो एडवांस है या नहीं, बिल्कुल एडवांस है। अच्छा एडवांस है, अब मेरी बात चलो, जब मिलेगी तब तो मैं एंट्री कर ही लूंगा। अब 31 मार्च को मेरे को इसकी क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी। क्यों करनी है बेटा, क्योंकि वो इस ईयर की इनकम नहीं है। अगर मैं एडजस्ट नहीं करूंगा तो वो इस ईयर की इनकम बन जाएगी, और इस ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वो इनकम तो किस साल की बनी थी, अगले साल की। जब मैं इस साल की इनकम बना लूंगा तो अगले साल की इनकम बनेगी नहीं, तो अगले साल का इनकम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये तो फिर गलत हो गया। सर बात तो एक ही है बेटा, यहाँ बात एक नहीं होती, बात दो होती है यहाँ पर। क्योंकि इस साल का प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो गया, उस साल का प्रॉफिट क्या इंक्रीज हो गया, और वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बट वही है ना, फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने ट्रू एंड फेयर व्यू तो दिया ही नहीं। हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, मतलब सत्य और उचित दिखाते हैं। तो सत्य और उचित तो है नहीं उसके अंदर कुछ भी, ना तो उसमें ट्रू है, इनकम आपकी ज्यादा आई है, अगले साल कम आई है, ट्रू कहाँ हुआ, फेयर कहाँ हुआ, करेक्टनेस कहाँ हुई इसमें, रीजनेबलनेस कहाँ हुई उसमें। अरे बोलो, इसलिए ये अकाउंटिंग के सब प्रिंसिपल है, थ्योरी में पढ़ोगे, बताऊंगा आपको, समझ आ गई मेरी बात। तो इसलिए 31 ये गलती ना हो, ये गलती इसलिए हम 31 मार्च को क्या करते हैं, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आप कैसे, अच्छा मान लीजिए ये आपको एडवांस इनकम 1 नवंबर को मिल गई थी, कब मिल गई थी, तब आपने पता क्या एंट्री की होगी, पैसा आया होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या मिला आपको, फीस मिली ना, फीस इनकम है मेरी, बोलो चाहे आप चलो इंटरेस्ट मान लो, फीस कभी पड़ती ना, या अजीब सा लगेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मिल गया मेरे को इंटरेस्ट एडवांस अगले साल का, मान लो अगले साल का इंटरेस्ट एडवांस मिला 50,000। ये एंट्री पता कब होगी, जब 1 नवंबर को मिला, 31 मार्च को मुनीम जी ने बुला लिया, कहते रहो इसके नीचे लिखा था बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। मैं कहा ये तो नेक्स्ट ईयर का है, कहता हाँ, कहता एंट्री कर दी, कहता बिल्कुल करनी थी, कहता कैश को डीआर क्यों किया, बिल्कुल होगा, नवंबर में कैश आ गया तो कैश हमारा बढ़ गया, हमने तो कैश डीआर किया, और इनकम थी इसलिए इसको क्या कर दी, सीआर। कहता ये इनकम है, एक बेटा आपसे ना जब एडजस्टमेंट एंट्री करता तो आपसे ये एंट्री नहीं करवाता, वो 31 मार्च वाली कराता है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये 31 मार्च वाली उससे क्या होती है, कनेक्ट होती है। मेरे समझ में आया कि नहीं आया, आपको बस आर्ट्स थी बेटा 11th में, नहीं 11th में, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब 31 मार्च को भूमिज को क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना है ना। अब देखो ये जो इंटरेस्ट है, ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है, आपने इस ईयर मान लिया, इसको रेक्टिफाई करेंगे, इस साल की इनकम नहीं मानना, तो इसे क्या करेंगे, कैंसिल। और अकाउंट में रूल है कैंसिल करने के लिए, ये क्या है सीआर, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, डीआर। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना 50,000, हो गया कैंसिल। अब आपको एडवांस मिला है तो आपकी क्या है बेटा, ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या होती है, तो यहां पर लाइबिलिटी का क्या है, अनअर्न इंटरेस्ट, क्या बेटा, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, या इसकी जगह एक वर्ड यूज करते हैं एडवांस इंटरेस्ट, एक ही मतलब है। ये इसलिए होती है
तो ये इंटरेस्ट आपने सीआर किया, ये डीआर हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये कट गया आपस में बेटा। एंट्री तो ये बची, कैश और अनर्ड इंटरेस्ट। अनर्ड इंटरेस्ट क्या आपकी लायबिलिटी, कितना 50,000। बोलो बेटा लायबिलिटी साइड में कितना आ जाएगा 50, और उधर कैश कितना बढ़ जाएगा 50। बैलेंस शीट क्या हो जाएगी मैच। बोलो बात समझ आएगी। मतलब हम जो एंट्री करते हैं ना उसका ड्यूल एस्पेक्ट होता है, सुना तो बहुत है करके नहीं देखा। दो जगह इफेक्ट डालेगा, और ऐसा इफेक्ट डालेगा कि बराबर करके छोड़ेगा। सर हमारा तो कोई बराबर होता ही नहीं बेटा, आप पे श्याम बाबा की कृपा नहीं, निर्मल बाबा की कृपा है। अरे बोलो। हाँ बेटा बताओ। 1 नवंबर को आपको एडवांस मिला, ट्रांजेक्शन कब हुई बेटा, ये 1 नवंबर को हुई। आप 1 नवंबर को ये एंट्री करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा एंड ऑफ द ईयर होती है, तो 31 मार्च को हम एडजस्ट करेंगे। एक एंट्री कर दोगे तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन अकाउंटिंग में एंट्री कब की जाती है, जब ट्रांजेक्शन होती है। सेम डे की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो सेम डे होती है ना तो एक कर सकते हैं, अलग अलग डे की ट्रांजेक्शन है। अब मैंने बताया था अकाउंट्स में एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि जिस डेट में अक्कर होगी उसी डेट में रिकॉर्ड करेंगे। सेम डे की होगी तो कर सकते हैं। लॉजिकली एक एंट्री कर दोगे तो गलत नहीं है, फाइनल आंसर सेम आएगा। पढ़ते समय नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हो, क्योंकि वहां मार्क्स नहीं मिलने आपको। यहाँ तो बैठा तलवार लेके, कहां से काटो इसका नंबर, बैटरी में समझ के बात है। अकाउंट प्रैक्टिकल लाइफ में एक कर देते, कोई नहीं करता। यहां तक कोई डाउट है बेटा, बोलिए। चलिए, तो ये मैंने किसकी बताई बेटा, अक्रूड एक्सपेंस, और ये अक्रूड इनकम या सॉरी एडवांस इनकम या अनर्ड इनकम। इसलिए 31 मार्च को क्या करते हैं बेटा, एडजस्ट करते हैं। हमने जनरल एंट्री की, ये क्या है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि इनकम को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ज्यादा है तो कम करेंगे, कम है तो ज्यादा करके एडजस्ट करेंगे। यहां तक बात समझा गई, क्लियर बेटा, पक्का। लिखो बेटा, एक बार देख लेते समझ में आया कि नहीं है। फर्स्ट प्रीपेड रेंट ₹1,000, accrued interest ₹500, आउटस्टैंडिंग वेजेज, हाँ 31 मार्च को सिर्फ आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है बेटा, बिल्कुल ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेज 5,000। कभी भी भूमि बेटा जब ऐसे लिखा ना आउटस्टैंडिंग वेजेज आपसे एंट्री पूछी तो 100% एडजस्टमेंट एंट्री करवा रहा हो आप। मैंने समझा ना, पहले ये हुई होगी अब ये होगी, वो पहले वाली वो बताएगा तब करनी है, नहीं तो हमेशा लिखा हो तो सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको। वो मैं आपको लॉजिक समझाने के लिए करूँ कि पहले यहाँ हुआ था तो उसको कैंसिल करने की। आउटस्टैंडिंग वेजेज 5,000, अनअर्न्ड कमीशन ₹3,000, बेटा देखा जाए बेटा हमें 31 मार्च को है, कल यही भूमि बोली थी बेटा आपने 31 मार्च को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कहता अब बताओ प्रीपेड रेंट है ₹1,000, आपने जब रेंट दिया था ना तब एंट्री कर दी होगी बेटा आपने, क्या रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पे किया आपने, रेंट पे किया बेटा, तो एंट्री क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या कंफ्यूजन है, चेहरा बदलो रहे हो आप। मैं कहता हूं रेंट हमने पे किया, रेंट पेड ₹1,000, इसकी एंट्री बोल बेटा क्या होगी, भूल जा इनको, भूल जा। मैं सिंपल एंट्री पूछ रहा हूं, रेंट पेड 1,000 एंट्री क्या होगी, यही होगी ना, रेंट अकाउंट डेबिट
टू कैश, बिल्कुल सही है। अब 31 मार्च को मुनीम जी बोलता है ये रेंट जो तूने दिया है ना ये प्रीपेड है, ये अगले साल का रेंट था, तो 31 मार्च को आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री करोगे, ठीक है। अब इस आगे अब समझ बेटा। हाँ, मैंने ना जनरल एंट्री नहीं करवाई, खुशी कैसे हुआ बेटा। हाँ बेटा, ये एंट्री होगी अक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड रेंट की एंट्री बिल्कुल सही बताई। क्या करोगे, एक तरफ एसेट्स मानोगे और एक तरफ उसको प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, सही है। चलिए, अक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया लेकिन रिसीव, क्या मानोगे, एसेट्स। क्या करोगे, भूमि अपने को 31 मार्च को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री नहीं करनी, वो हो चुकी पहले। जर्नल एंट्री होगी ना तो वो ऐसे लिखेगा, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, मतलब जर्नल एंट्री है। और जब ये कहानियां करेगा ना अक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग अनर्ड, तो समझ जाना वो एडजस्टमेंट करवा रहा है। क्या करवा रहा है, सही है बेटा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपने बेचारे गरीब को अभी तक वेजेस नहीं दिए, बोला आपकी क्या है, अधिकार है रोक के रखने का, लाइबिलिटी है, पे करनी है ना। और ये इस साल की थी, दोगे अगले साल, तो खर्चा तो इस साल बुक करोगे, तो कर दो, खर्चा बुक करो, वेजीज अकाउंट डेबिट, और एक तरफ क्या बनाओगे, उत्तरदायित्व, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अनअर्न कमीशन, जो कमीशन आपको अभी तक अर्न नहीं हुआ लेकिन आपको मिल चुका है बेटा, इनकम है बेटा ना। अनअर्न कमीशन, कमीशन जो कमीशन आपने अभी तक अर्न नहीं किया लेकिन आपको क्या हो गया, रिसीव हो गया, तो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। तो क्या एंट्री करोगे, बोलो, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन या एडवांस कमीशन। चारों एंट्री किसकी सही है, पूरी क्लास की सही है, वेरी गुड, पूरी क्लास की सही है बेटा। नैन्सी एक्सेप्शनल ऑलवेज, अच्छा अच्छा, नहीं आपकी भी सही कह रहा हूं मैं, अभी पॉजिटिव ले बेटा, नेगेटिव भी मत लो, क्लास से बाहर नहीं गया, पूरी क्लास की सही है, मतलब आपको बचाव कर रहा हूं मैं गलत होते हुए भी। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, चलिए। अब बेटा मैं ये बता रहा हूं आपको, कुछ दिख रहा है, ये हमारे माई बाप की बुक है, माई बाप कौन है हमारा, ICA है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एक एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर, क्या दिया हुआ है, इसे एक नंबर एंट्री उधर वाले पेज पे चली गई, वो मैं यहां लिख रहा हूं, सेम नाम लिख दिया, अजीत स्टार्ट ए बिजनेस विद ₹40,000। समझा गया बेटा, ये 15 एंट्री 5 मिनट में कर रही है, ठीक है। और इनका मैं लेजर बनाना सिखाऊंगा, सर हमें आता है लेजर, मेरे को पता है आपको किस तरीके से आता है, सही आता है आपको, लेकिन उसमें कुछ लॉजिक है वो बताना है। 1 2 3 स्टार्ट, बात नहीं करनी किसी ने, मैच करना मेरे साथ प्लीज। ये ना मैं कराऊंगा नहीं, बहुत ईजी एंट्री है, आपको पता है इसका, लेवल से नीचे की बातें हो रही है यहाँ पर। अजीत स्टार्ट बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू अजीत, कैपिटल या कैपिटल, बिल्कुल सही है। अच्छा देखता हूं, आपने ना 11th में कंसेप्ट पढ़ा था, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, शायद हार्ड लगता होगा, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, नैन्सी कहते मेरे को हार्ड नहीं लगता था, ठीक है। कैश अकाउंट बेटा क्या है, पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनल है, रियल है बेटा, रियल है। कैपिटल अकाउंट क्या है, दक्ष, दक्ष नहीं सक्षम, जिससे पूछो वही बताएगा, सक्षम कैपिटल अकाउंट क्या है, लोकेश, पर्सनल। ये कराऊंगा मैं आपको, ये पक्का आएगा, 1 2 नंबर में आ जाता है कई बार, ठीक है, कोई बात नहीं। ये रियल है या पर्सनल है, क्या लॉजिक है अभी आपको पता नहीं, टेंशन मत लेना, एक बार बताऊंगा 10 मिनट, और आपको हमेशा ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी पक्का, चलिएगा। पहली एंट्री सभी की सही है बेटा, क्या 5 दिसंबर को कहता है उसने परचेज किए गुड्स कैश में,
तो परचेज टू कैश 15,000, ये तो छोड़ने दो। ही पेड इनटू द बैंक ₹2,000, बैंक में पे किए, बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बैंक टू कैश। किसका गलत है, किसका सही है? अब मैं ना फास्ट बोलूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को कुछ करवाना है इंपॉर्टेंट आज, ठीक है? आप कोई मत बोलना, गलत हो तो बताना। ही सोल्ड गुड्स रुपी कैश 6,000, 6,000 के गुड्स कैश में बेचे, कैश टू सेल 6,000। ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, फर्नीचर टू बैंक। ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद को उसने गुड्स बेचे, नेम दे रखा है, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट है। अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। ही रिटर्न गुड्स टू अमित, अमित को वापस लौटाए, परचेज रिटर्न है। परचेज क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री होगी बेटा अमित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 39,960 इन फुल सेटलमेंट। हम इस दौर से गुजर चुके हैं। फुल सेटलमेंट कितने लेने, कितने थे बेटा, 4,000 लेने थे, मतलब वो क्या हो गया, डिस्काउंट। तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 40, और टू कितना, गलत हो गया, नहीं सर सही था, नाम को तो लिख दिया। अच्छा, देखो गलत तो गलती होता है बेटा। ही विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹1,000, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स निकाले हैं, ठीक है। ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पर्सनल यूज लिखा है, ड्रॉइंग है। ही पे टेलीफोन चार्जेज, खर्चा है बेटा, उस पर क्या होगी, चर्चा। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश पेड टू अमित इन फुल सेटलमेंट, अमित को ढूंढो, कहां गया, ढूंढो ढूंढो, 5,000 है क्या, हमने कितना दिया उसको, ठीक है। तो अमित अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 4,900 और टू डिस्काउंट, हाँ। 31 दिसंबर पेड फॉर स्टेशनरी कितना, 200, रेंट का 500, सैलरी टू स्टाफ 2,000, इकट्ठा कर दे। ये तीनों के तीनों क्या है, एक्सपेंस है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 200, रेंट अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000, बोलो बेटा, और टू कैश 2,700। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। आगे बात सुनो, अब सुनना जरा ध्यान से। हम अब बात करेंगे लेजर के बारे में। लेजर सुनना जरा ध्यान से बेटा, आपको पता है सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, कल भी बताया था। अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले क्या होती है, एंट्री, फिर उनकी पोस्टिंग होती है किसमें, लेजर में, फिर लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, और फिर क्या बनता है, फाइनल। बोलो बात समझ आएगी। अगले साल फिर यही होता है, पहले एंट्री होती है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और उससे क्या बनते हैं, फाइनल। तो हमने एंट्री करना सीख ली, अब क्या बात कर रहे हैं, लेजर। लेजर जो होता है उसको, हमारी जो आइटम्स होती है, परचेज है, सेल है, ये आइटम है, इनको समराइज करता है। क्या करता है, अब देखो परचेज यहाँ है, फिर 10 दिन बाद है, फिर 5 दिन बाद, तो अलग अलग बिखरी हुई है ना, सबको क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा, ठीक है। तो आपने पहली एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल टू कैपिटल, ठीक है, एक कितने रुपए। अब अब कैश का अकाउंट बनाएंगे बेटा, बोलो। कैश का ये परफॉर्मा आपको था, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट इसी के साथ लिख दूंगा, ठीक है। पीए पीए क्या बन गया, पापा, ठीक है, कैश अकाउंट। अच्छा, इसके बाद क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बताओ कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे, कैश देखो, कैश एंट्री में क्या है, डीआर,
तो आपको ऐसे सिखाया होगा शायद, बेटा जो पोस्टिंग करनी उसको छुपा लो। क्या कर लो? छुपा लो, छुपा लिया जी। अब देखो क्या लिखा है, टू कैपिटल, तो टू कैपिटल लिख दो। 99.99% ये कराया होगा आपको, ठीक है। अब टू कैपिटल लिख दो, मतलब कैश यहां पर क्या लिख दो, टू कैपिटल, कितना, 40,000। अब एक बात सुनो, जिस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है उसको छुपा लो। ये क्या लिखा है, टू कैपिटल। अब कोई बच्चा मेरी तरफ बेचारा एडवांस होता है कि तो ये सीआर है तो इसको डीआर में लिखना है, सीआर है तो इसको किस में लिखना है, ठीक है। अब कैपिटल के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो कैपिटल को छुपा लो। मतलब जिसको पोस्टिंग करनी है ना उसको छुपा लो। पता है क्यों छुपाते थे? ताकि वो दिखे ना। तो नहीं तो हमें भी पता है, छुपाया इसलिए जाता है ताकि वो दिखे ना। हाँ बेटा, तो बेटा है, हाँ इसलिए हाँ बिल्कुल सही है, यही बात है बिल्कुल, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे अपने, बाय कैश। ये कैश क्या है बेटा, डीआर, इसको क्या लिखेंगे, सीआर, बाय कितना आता है आपको सबको। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, 100% आप सबको आता है, बहुत अच्छे से आता है। बट मैंने कुछ बात बतानी है, अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप अकाउंटेंट नहीं बनने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, तो फर्क होना चाहिए ना। अब आप अपनी मधुर वाणी में एक्सप्लेनेशन देना कि ऐसा क्यों है। बेटा सुनो, क्या ये देखो, यहाँ पर कैपिटल क्या है, सीआर, तो उसको कहाँ लिखा, डीआर में। यहाँ कैश क्या है, कहाँ लिखा, अच्छा। जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे पोस्टिंग किसने की हुई है, फिर तो बात फिर छुपाने की, जब टीचर पहली दो क्लास में करता तब बताता है ऐसे, उसके बाद तो आप ऐसे पेन रख रख के थोड़े देखते हो भाई, वो तो उतना तो कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है आपका। कैश अकाउंट है टू कैपिटल, तो कैश के अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय कैश, फिर आप फटाफट कर देते हो, फिर वो ना आप स्टार्ट हो जाते हो, समझ में आ जाता है। तो ऐसा क्यों करते, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। नवीन नहीं, हाँ बेटा सोहान, क्या नाम था, सुहाली बोल बेटा। जी बेटा, ठीक है बेटा, बिल्कुल जय, बहुत बढ़िया, सक्षम। अरे बोल तो सही, कुछ सुना तो सही, आता है आपको कुछ। अब ये मतलब सर जो इसने बोला वही है, ऐसा मत करना प्लीज, ये छुटकारा पाने का तरीका होता है, कोशिश करो। जैसे मैंने बताया वैसे कराया तो होगा आपको, ऐसे मत बोलना ये चैप्टर छुड़वा दिया था। मम्मी बोल बेटा, नहीं करा ऐसी है मेरी तरफ। अच्छा आप दिमाग लगाओ, ठीक है, आता है बिल्कुल आता होता है। हाँ साहब, मेरे साहब, देखो एक बताओ, जय श्री श्याम, अभी कभी ना आप क्लास में जरूर सुना करो सबको, टचवुड मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। क्या पता आपको इतना बढ़िया पॉइंट बोल जाओ कि आगे वाले बैच को मेरे को समझाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। रियलिटी बताओ, परिपूर्ण तो कोई भी नहीं होता बेटा, चांद में भी दाग है, समझ रहे मेरी बात को, मतलब परिपूर्ण तो कोई हुआ ही नहीं, परफेक्शन तो किसी में भी नहीं है, सीखता आदमी, ठीक है। मेरे को थोड़ा ज्यादा आता है, आपको थोड़ा कम आता है, हो सकता है एक टाइम आए कि आपको बहुत ज्यादा आए। आए वो दिनेश क्या, हाँ ठीक है, हाँ हमारे गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आपने एक वीडियो देखी, आईएएस बन गया वो अपने बुजुर्ग टीचर के पास जाता है, कहता है मैं डंडा मारूंगा, कलेक्टर होता है। चलो एनीवे, हाँ बेटा बोल, बोल बोल, उसका नाम है, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही बताया जाता है। दीदी आपको कैसे बताया, हाँ मेरा मत बोल।
तो नहीं पूछता मैं, तू मेरे को कॉपी कर रही है। यस, समझ तो गया कि मेरे से पूछ रहे हैं उल्टा उल्टा। विनय बेटा आप कुछ। हाँ जी, अपोजिट करके, बिल्कुल अपोजिट करके लिखता है। फिर कैश यहाँ हुआ डीआर, है ना, तो कैश क्या, जिसके अकाउंट में पोस्ट करनी उसको तो देखना ही नहीं है, तो या कैपिटल क्या है सीआर, इसको डीआर में लिख दे, बिल्कुल ऐसे होता है। लोकेश आपको बेटा बोल बेटा। धन्यवाद। फिर यहाँ तो बाय तो नहीं लिखा, क्यों होता है, फंसाऊंगा बहुत जल्दी। हाँ नवीन, ठीक है पूछ। अब सुनो, बिल्कुल सही बताया, किसी का भी गलत नहीं है बेटा, माइंड मत कर लेना हमारा गलत बता दिया सबने, आपका बिल्कुल सही है। सुनो होता क्या, जो आप बताओगे वही मैं बताऊंगा, बस शब्द अलग होंगे, है वही चीज। बेटा क्या होता है, व्यक्ति अपने आप से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। नैन्सी मैंने अपने आप से परचेज की बेटा, सर आप पागल हो गए, अपने आप से कैसे परचेज कर लोगे। मैंने अपने आप को सेल की बेटा, नहीं कर सकता। व्यक्ति अपने आप से ट्रांजेक्शन है, अगर मेरे को ट्रांजेक्शन वाले सोचते क्या होता है, लेन देन। ये बात बहुत बार बताता हूं, लेन देन मतलब आपने कुछ खरीदे तो क्या आएंगे गुड्स, लिया और दिया क्या, पैसा। तो लेन और देन ये हमारे एक देसी शब्द है, लेन देन, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। सेल करते हो गुड्स दोगे पैसे, वो लेन देन हो गया, उसको ट्रांजेक्शन। जब भी ट्रांजेक्शन होती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको बनता है कि एक पर्सन, एक व्यक्ति अपने आप से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। ट्रांजेक्शन करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो, मिनिमम कितने, दो। अब यहां पर वही बात है कि हमने राम को बेचा, तो सर राम तो एक ही है, तो हमने बेचा है तो हम दूसरे है ना यार, बोलो वागनी। श्याम से खरीदा तो श्याम और मैं, दो व्यक्तियों में क्या हो रही है, बेची दी, जिसको बेची दी वो एक पार्टी हो गया, जिसने दी वो दूसरी पार्टी हो गया। तो एग्रीमेंट होने के लिए मिनिमम कितनी पार्टी होनी चाहिए, दो। एग्रीमेंट होने के लिए कितनी पार्टी होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी कितने चाहिए, दो। एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट 10th क्लास है और कॉन्ट्रैक्ट 12th क्लास है। लॉ में पहला सब्जेक्ट एक वर्ड ही पढ़ोगे एग्रीमेंट, दूसरा क्या पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एग्रीमेंट, अरे यार मैं गलत जा रहा हूं वैसे तो, जाने दे, देखी जाएगी। एग्रीमेंट, व्हाट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहता है एक व्यक्ति क्या रखता है, प्रपोजल, ऑफर, और दूसरा उसको क्या करता है, एक्सेप्ट। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा, ये बात मैंने नहीं बताई, सेक्शन 2E ने बताई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जिद मत करना, आप पढ़ाओ सर। 1872 हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, 1872, उसमें सेक्शन 2E है, वो बोलता है एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज एग्रीमेंट। अगर प्रपोजल रखा और दूसरी पार्टी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। हिंदी में बताने की तो जरूरत नहीं है, बता देता हूं, कोई आप अमेरिका में नहीं रहते। एग्रीमेंट का मतलब हिंदी बोलते हैं करार, क्या बोलते हैं, या ठहराव। सर क्यों बता रहे हो, अरे बेटा आप प्रैक्टिस कहां करोगे, इंडिया में करोगे ना, तो आपके पास जो आएंगे सारे इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे आएंगे। अरे बोलो, करार या ठहराव, समझ में आ गया। एनी में वैसे ही बताया, एग्रीमेंट का मतलब क्या, प्रपोजल प्लस एक्सेप्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाउंडेशन करने के लिए सबसे पहले 12th होनी चाहिए, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। नवीन पढ़ा होगा आपने तो, अभी 1 वीक खोली होगी तो,
इन्फोर्सेबल बाय लो, मतलब एग्रीमेंट साथ में वो इन्फोर्सेबल बाय लो होना चाहिए। सर इन्फोर्सेबल बाय लो का मतलब क्या है? राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। सर ये क्या राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, हमें समझ में नहीं। सुनना, एग्रीमेंट समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। सुनो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है जिस चीज के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, वो तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब कानून के द्वारा उसे इन्फोर्स करवा सकते हो, लागू करवा सकते हो। आपकी लैंड थी, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, डॉक्यूमेंट आपके पास है, रजिस्ट्री आपके नाम है, आप कोर्ट में केस कर सकते हो? कर सकते हो। कोर्ट में केस करोगे, तारीख पे तारीख चलेगी, आप केस जीत जाओगे। जीत के तो वो कहेगा खाली करो, आप खाली करवाने गए, वो कहना नहीं करता। यूपी, आगे नहीं बोलूंगा, नहीं खाली करता, क्योंकि किसी कहते खाली तो हम करवा देंगे, खाली करवा देंगे, पुलिस को भेजेंगे तेरे साथ। कानून क्या करेगा? आप कोर्ट में कहोगे जैसा मेरा खाली नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या करेगा? पुलिस को आदेश देगा कि इसको कब्जा दिलाओ इसका, तो खाली करवाएंगे, आपको कब्जा मिल गया। बताओ, लॉ के द्वारा आपने उसको रूल को क्या करा दिया? इन्फोर्स करवा दिया, आपने एप्लीकेशन करा दिया। बोलो बेटा, आपने वो लैंड खरीदी थी, आपने पेमेंट दे दी, उसके बावजूद भी वो खाली नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। हाँ, और कोर्ट उस बात को क्या करेगा? इन्फोर्स करेगा, लागू करवाएगा, खाली करवाएगा। बोलो बात समझाया? तो ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब बच्चा कहता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब जिसको कानून के द्वारा हम लागू करवा सकते हैं। सिंपल वर्ड में बताऊं, किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, जिस चीज के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं वो तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, और जिस चीज के लिए हम कोर्ट में, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। सर कैसे नहीं जा सकते? सुनो, सक्षम और यस। सक्षम ने कहा यार बहुत दिन हो गए चोरी किए हुए। यस को कहता आपने चोरी करने चले आज शाम को? इसने क्या रखा? प्रपोजल। यस कहता हाँ यार बहुत दिन हो गए, चल पक्का चलते हैं शाम को। इसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। रियलिटी बता रहा हूं, जैसे श्याम मजाक लग रहा हो, ये एग्रीमेंट बन गया इनका, दोनों का क्या हो गया? इसने प्रपोजल रखा, उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। क्या बन गया? एग्रीमेंट। अच्छा, शाम को जाने लगे, यस कहता मेरी बात सुन, तू है बाणिया? कहता हाँ। क्या पहले डिसाइड कर जो चोरी का पैसा आएगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? कहता है यार कमाल, कहता है 50-50। कहता हाँ फिर चल। अब ये गए, कोई देखा जगह, हाँ ये सही है मकान, एंट्री की जगह भी ठीक है इसमें। यस कहता मैं बाहर खड़ा हूं, तू अंदर जा, कोई बाहर होगा तो मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा बताता रहूंगा तेरे को। कहता बताएगा कैसे? कहता टेंशन मत ले, कान में ईयरफोन लगा ले, जब कोई बाहर जाता होगा तो मैं बोल दूँ फटाफट आ जाना बाहर। एक बार चौकीदारी कर रहा है और एक अंदर सफाई कर रहा है, ठीक है। अब ये गया अंदर, ये गया भाई ठीक है, ले आया माल। ये कहता कितने आए? कहता घर चल पहले वहां जाके देखेंगे। वो कहता दिखा कितने आए? कहता सो जा, नींद आ रही है, बस सुबह देखेंगे। सुबह उठे तो देखा भाई इनको 1 लाख रुपए का सिस्टम था इनके पास, अगर ये काम सीख रहा हो 1 लाख के 1 लाख रुपए इनसे सीख लो। सक्षम बोलता है ये ले 10,000 रुपये और चल। ये कहता है यार देख 2 नंबर के काम में भी ईमानदारी होती है। कहता 90,000 मेरे, 10,000 तेरे। कहता क्यों? कहता देख लॉजिक देता हूं मैं तेरे को, देख मैं अंदर गया था, जूते पड़ते तो मेरे पड़ते, तो बाहर खड़ा था। कहता ये फिर बाहर, अगर बाहर जूते पड़ते तो मेरे पड़ते। कहता बाहर रात को जूते नहीं होते। अरे बात तो समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तो ये कहता नहीं भाई मेरे को हाफ दे 50। कहता नहीं देता। कहता दे रहा है, कोर्ट में केस करूं, हम चोरी करके लाए थे। बोलो कोर्ट में जा सकता है? तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, ये क्या है? एग्रीमेंट है। तो एक वर्ड है बड़ा फेमस, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो एग्रीमेंट होते हैं पक्का, क्योंकि एग्रीमेंट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। जो बच्चा सीए फाउंडेशन बैठा है पक्का 12th पास होगा। बोलो गलत है या सही है?
लेकिन जो 12th में बैठा है वो सीए फाउंडेशन में होगा, पता नहीं। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एग्रीमेंट होते हैं। बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं है। तो लॉ का पहला कंसेप्ट 20 नंबर में आता है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, क्या? ऑल, बड़ी फेमस वर्ड है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लेके पढ़ना, बोर नहीं होंगे। समझ आया मेरी बात? बोले बेटा ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी बोलो, ये याद रखना, जिंदगी में नहीं बोलोगे। आपने मम्मी को बोला मम्मी एक गिलास पानी का पकड़ाना, मम्मी कहती रुक जा 2 घंटे बाद पकड़ाऊंगी। कहता हाँ मेरे को 2 घंटे बाद ही चाहिए था, मेरे को पता था आप ऐसे 2 घंटे बाद दोगे इसलिए पहले मांग लो। आपने क्या रखा? प्रपोजल। मम्मी जी ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। क्या बन गया? 2 घंटे बाद कहा मम्मी 2 घंटे हो गए, पानी का गिलास। कहती मैं बिजी हूँ बेटा, तू ले ले। मम्मी दे रहे हो या कोर्ट में केस करूं? कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो पारिवारिक इस बातों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब कोर्ट में आप जो जज साहब मेरी मम्मी ने मेरे को पानी नहीं दिया, मैं केस कर रहा हूँ, केस कर सकते हो उसके लिए? वो कहेगा पागल हो गया, इसको वो गजनी वाले 7 वाले रूम में बुक करो। यस का ऑल इंडिया रैंक आ गया, कौन सा? फर्स्ट मान लेते हैं, मान लेते हैं। यस कहता पूरे बैच को पार्टी, टेंट लगा के। कहता सर को नहीं बुलाते। कहता क्यों? क्या मस्ती नहीं कर पाएंगे? ठीक है भाई। यस मेरे घर पे शाम को 4 बजे उठ के वो मिठाई का डब्बा दे के चला गया, सर मैं थैंक यू बेटा, मतलब पार्टी होगी मेरी। चलो आपने पार्टी की, टेंट लगा के। अब क्या हुआ? यस को काम हो गया शाम को 5 बजे। अरे यस ने कहा कि मैं पार्टी दे रहा हूँ। जिसने क्या रखा? प्रपोजल। आपने कहा डन, आज दोपहर का खाना भी नहीं खाएंगे, रात को ही खाएंगे, बाड़िया की बाटी मांगनी आज। समझ मेरी बात को? तो सबने डन कर लिया बेटा। आपने कहा यस प्रपोजल रखा है इसमें, आपने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। क्या बन गया? एग्रीमेंट। शाम को 6 बजे फोन आया, अब मेरी बुआजी आ गई यार, पार्टी कैंसिल है आज। वो कहता मरा दिया। कहता नहीं यार पार्टी कर ले, बाजी से बाद में मिल लेना। कहता नहीं यार पापा नहीं आने दे रहे। मतलब इसका सिस्टम बन गया उनके साथ लंच डिनर पे जाने का। ठीक है, अगर दे रहे पार्टी कोर्ट में केस करूं, नहीं जा सकते, इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। तो क्या एग्रीमेंट जरूर है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बट वो जो लैंड वाला एग्जांपल दिया था वो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। समझा कि ये डिफरेंस होता है बेटा। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो हमारे को दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 2H में। जो मैं लिख रहा हूं ना यही दी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं दी हुई। एग्रीमेंट की डेफिनेशन किस पे? सेक्शन 2। मैंने आपको लॉ का बेसिक बता दिया वैसे, लॉ 2E। और कॉन्ट्रैक्ट किसमें? सेक्शन 2H। ठीक है, चलिए। तो जब भी आप लोग पढ़ोगे तो सबसे पहले एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए। इनफोर्सेबल बाय लॉ बड़ा इंग्लिश में बोलने में अच्छा लगता है, इसका मतलब अपने दिमाग में बिठा लो। जिसके जिसके लिए हम वो इनफोर्सेबल बाय लॉ, और जिसके लिए नहीं जा सकते वो। चलिए अरे आ जाओ वापस अकाउंट्स पे आ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, ट्रांजेक्शन के लिए मिनिमम कितने व्यक्ति चाहिए? 2। चाहिए नहीं चाहिए? 2। अच्छा, आपने ये 40,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, कैश टू कैपिटल हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका लॉजिक सिर्फ इतना है, एक लाइन का। एंट्री में कैश क्या हुआ है? डीआर। तो लेजर में भी, कैश के लेजर में भी डीआर में लिखेंगे। मैं तो ऐसे समझाता हूं। तो वो कहता है डीआर में तो सीआर में लिख दो, सीआर में तो डीआर में लिख दो, फिर तो बेटा एसेट्स लायबिलिटी बन जाएगी और लायबिलिटी एसेट्स बन जाएगी। अगर ऐसा होता तो बैंक से 5 लाख का लोन लिया, अगले दिन कहते बैंक कहता मैंने तेरे से 5 लाख लेने, कहता ना मैंने तेरे से लेने हैं। क्या कहता मैंने मेरे सीआर को तेरा डीआर बना दिया, क्योंकि सीआर मेरी लायबिलिटी थी। ऐसा कभी भी रिवर्स नहीं होता। हाँ वो इजी बनाने के लिए बोलते जरूर है, कई बार मैं भी बोल जाऊंगा, लेकिन प्लीज ऐसा कभी नहीं होता। एंट्री में कोई चीज डीआर हुई है तो लेजर में भी क्या होगी? डीआर ही होगी बेटा। बोलो बात समझ आएगी। अब बताओ कैश अकाउंट डीआर, बताओ एंट्री में कैश क्या हुआ है? डीआर हुआ है। तो कैश का जब लेजर बनाएंगे तो कैश के लेजर में भी कहां लिखेंगे? डीआर में लिखेंगे। बताओ कोई हार्ड है क्या? ऐसे भी तो बताया जा सकता है। भूमि कैश अकाउंट डीआर हुआ बेटा, एंट्री में कैश क्या हुआ? डीआर। ये कैश का अकाउंट है, ये भी कैश है, ये भी कैश है। ये कैश अकाउंट बना, ये डीआर साइड होती है, ये सीआर साइड होती है। ठीक है,
एंट्री में कैश क्या हुआ है, तो कैश के डीआर साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये अभी तक नहीं बताया मैंने, कैश के डीआर में लिखेंगे। अब कैश के अकाउंट में लिख दो आप कैश, तो कैश कैश क्या हुआ कुछ पता लग रहा है, कहता हाँ कैश का अकाउंट देखा, तो देखता हूँ कैश कहां से आया, कहता कैश से आया है। खुद के अकाउंट में खुद का नाम कभी भी क्यों नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, जिसके साथ ट्रांजेक्शन हुई है ना उसका नाम आएगा। अब आपने कैश के अकाउंट में लिखा टू कैपिटल, तो आप ये कैश डीआर है, एसेट्स है, अब आपको पता लगेगा ये 40,000 किससे आए, कैपिटल से आए। हाँ अब समझ में आ रहा है, अगर यहाँ टू कैश लिखा तो कैश टू कैश क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आता। तो खुद के अकाउंट में खुद का नाम कभी भी, ठीक है, तो कैश के अकाउंट में टू कैपिटल लिखा, तो ये अगर कैश यहाँ डीआर हुआ तो डीआर, अब कैपिटल कैश सीआर, एंट्री में सीआर है, तो कैपिटल के लेजर में भी कहा लिखेंगे, सीआर में लिखेंगे। लेकिन ये कैपिटल के पैसे कहां से आए, कैश से आए, तो क्या लिखेंगे, बाय कैश, बस ये लॉजिक है। इसको ऐसे सीधा करके पढ़ लो, उल्टा मत पढ़ो बेटा, बोलो बात समझ आएगी, ठीक है। अब मान लो 10,000 कैपिटल और लगाई, एंट्री बोल बेटा, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, टू कैपिटल, कितना 10,000, 5,000 और लगाई विनय, कैश टू कैपिटल, अलग अलग डेट आ जाएंगे यहां पर, अरे बोलो, तो क्या लिखोगे, टू कितनी, अब उसको पैसे की जरूरत पड़ गई घर पे, उसने 8,000 रुपये बिजनेस से कैपिटल विड्रॉल कर ली, नवीन बोल, 8,000 कैपिटल उसने बिजनेस से क्या कर ली, विड्रॉल कर ली, निकाल ली, 8,000 रुपये उसने निकाल लिए, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जागी बेटा, तो क्या डेट बोलो, 8,000 उसने कैपिटल निकाल ली बिजनेस से, बोलो बोलो, बच्ची बोल रही है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल सही एंट्री, गलत नहीं है। कितने निकाले बेटा उसने, 8,000, गलत नहीं है, सही एंट्री। लेकिन ये ड्रॉइंग जो 8,000 रुपये निकाले उससे उसकी कैपिटल क्या होगी, कम, अगली एंट्री पता क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, क्योंकि याद करो ड्रॉइंग को कैपिटल में से क्या करते थे, लेस करते थे, अरे बोलो, ड्रॉइंग को कैपिटल में से क्या करते थे, लेस, क्यों करते थे, जब उसने पैसे निकाल लिए तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, और आपने की ड्रॉइंग टू कैश, इससे कैपिटल का तो नाम ही नहीं आया, ठीक है, तो ड्रॉइंग से ड्रॉइंग क्या होगी, कट होगी, तो आप डायरेक्ट एंट्री डाल सकते हो, कैपिटल टू कैश गलत नहीं है, पार्टनरशिप में डालते भी थे, उसने कैपिटल निकाली तो इधर टू कैश लिखते, उसने इंट्रोड्यूस की तो बाय कैश लिखते थे, टेंशन मत लेना, ये 11th में जरूर ड्राइंग करते थे, 12th में तो सीधा ही करते थे। उसने एडिशनल कैपिटल लगा, याद है कैपिटल एडजस्टमेंट आती थी, तो कैपिटल शॉर्ट है तो बाय कैश और ज्यादा है तो टू कैश। अच्छा कई बार बोलता था नहीं 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 नहीं, 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 नहीं निकालेगा या कैपिटल डालेगा नहीं, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना, तो बाय करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट। टीचर ने बड़ा जबरदस्त सिखाया, टोटल लगा के कहता जिसे डिफरेंस उधर लिख देना, मेरे को पता है तुम्हारे को कैसे कराया उसने, ऐसे नहीं कराना, लॉजिक है उसको, ऐसे कराया होगा, दोनों का टोटल लगाया, जिधर डिफरेंस हो तो टू कैश या बाय कैश, या बाय करंट या टू करंट, मेरे को पता है, चिंता मत करो। आगे बात समझे, तो ये ड्राइंग बिना समझ में आ रही बात मेरा, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बन जाएगी, कैश टू कैपिटल, ये बोलते तो भी सही है, ड्राइंग टू कैश बोलते तो भी सही है, ड्राइंग टू कैश के बाद एक स्टेप और करना पड़ेगा ना, अधूरा छोड़ा है आप, ठीक है जी। तो यहां पर क्या आएगा बताओ कैपिटल में, हाँ कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैपिटल अकाउंट में टू कैश आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, बाय कैपिटल, कितना बेटा, 8,000। अब ध्यान से सुनना, ये रैंक काट देता हूं उसका, ठीक है, 8,000, बस इसका टोटल लगाओ कितना आया, 40 और 10 50 और 5 55, ठीक है, पंजाब से हो आप, 55,000, ठीक है, इधर कितना आया, 8,000, लास्ट में ये कलाकारी करते हो, बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, कितना आया, ये समझ में आ रहा है क्या, सर ये काला काला हो गया, हाँ हो तो काला काला ही गया बेटा, कितना आएगा 47,
बस आप यही देखो, 1 2 और ये, और मत देखो। सर कैसे ना देखे, दिख रहा है। बाय बैलेंस शीट कितना आया? आ गया बेटा? कोई डाउट है यहाँ तक? जिससे पूछो वो बताएगा। नैन्सी बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? जिससे पूछो वो बताएगा। ये डेबिट बैलेंस है। विनय, क्लोजिंग बैलेंस है, बिल्कुल सही है। विनय, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बिल्कुल। ये क्रेडिट है या डेबिट बैलेंस है? इन्होंने डेबिट बताया। डेबिट बैलेंस है। यस, क्रेडिट बैलेंस। तो केस डेबिट बैलेंस। दीर्घ साहब, सोनाली, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। क्रेडिट में लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो क्रेडिट में है। सारे मास्टर बन गए। बिल्कुल डेबिट बैलेंस है, ध्यान से सुनो। सुनो, डेबिट बैलेंस है। देखो 40 10 और 5 कितना हो गया? डेबिट का टोटल कितना है? ये तो मैंने लिखा है 47, तो डिफरेंस निकाला ना ये तो। अच्छा, डेबिट साइड का टोटल 55 है और क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही आइटम थी, कितनी? 8 था। बस ये तो मैंने लिखा है, इसको छोड़ दो एक बार। इधर का टोटल कितना है? 55 और इधर का टोटल कितना है? 8। बताओ किसका टोटल ज्यादा है? डेबिट का। तो बैलेंस किसका बचेगा? डेबिट का बचेगा। बैलेंस किसका बचेगा? डेबिट का बचेगा। कितना बचेगा? 55 से 47। तो इधर लिख दिया क्रेडिट साइड में, ये हमने इन दोनों साइड का टोटल इक्वल करने के लिए लिखा है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना 47, ये है तो डेबिट साइड का बैलेंस, लेकिन लिखा क्या है? क्रेडिट साइड में, टोटल इक्वल करने। इसीलिए अगले साल है ना, ये अपने आप यहां जाता है, टू बैलेंस बीडी। हेल्प देने के लिए थोड़ी देर जाता है, कहता ना मैं तो मेरे घर ही जाऊंगा। टू बैलेंस बीडी कितना जाता है? 40। वो टोटल इक्वल करने के लिए लिखते हैं। वो 1 अप्रैल को अपने आप इधर आ जाता है। बोलो, तो क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा होता है ना, उससे रिवर्स साइड का बैलेंस होता है, शायद बताया हो। क्लोजिंग बैलेंस जिस, वो तो आपको पता समझ में कैसे आ गया? वो कैश अकाउंट था, पैसा आ रहा था, वो वहां से कहानी पकड़ लिया आपने। कैचिंग पावर अच्छी है आपकी। अगर सेल सूल लिख के सीधा लिख के देता ना, 99 क्या 100% बच्चा गलत बताता। बट ठीक है, आपने जो मेरी 4-5 क्लासों से समझा ना, उससे कैच कर लिए। 12th के बेस पे तो कैच नहीं कर पाते, ये बात। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया बेटा। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया 47। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट है। सर ये भी डेबिट, वो भी डेबिट। हाँ, क्लोजिंग ही तो ओपनिंग बना है। तो ओपनिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा होता है उसी साइड का ही होता है। इसे मत कहना ये इधर लिखा तो इधर का बैलेंस है, नो, फिर तो गलत हो गया। ओपनिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा होता है उसी साइड का होता है। क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा है वहां कहीं होता, उसकी रिवर्स का होता है। लॉजिक उसको इक्वल करने के लिए लिखा। अब बच्चा कहता है इक्वल करने के लिए, उसको समझा देना ऐसे डाल के। इधर का टोटल कितना आया? 55। इधर का टोटल कितना है? 8। बता बड़ा कौन? डेबिट। तो बैलेंस किसका बचेगा? डेबिट। मैंने आपसे 20 रुपए लेने हैं और आपने मुझे 5 रुपए लेने हैं, तो बताओ किसका बैलेंस बचेगा? मेरा बचेगा। मैं कहूंगा बेटा 20 मेरे, 5 तेरे को देने, काट ले, 15 दे दे। कहते सब समझ में नहीं आया। मैं कहा बेटा फिर और कैसे समझाऊं? सर पहले आप मेरे को 5 दो, फिर मैं आपको 20 दूंगी। मैं कहा वाह। कहते सर हम तो बिल्कुल एक एक चीज ट्रांजेक्शन करके देखते हैं। बोलो सही है गलत है? तो मैं इसको 5 दूंगा बेटा, फिर भूमि मेरे को 20 देगी, इसका नेट बनता है। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? धन्यवाद। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट ये बताया है कि क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड का बैलेंस होता है उसे, ठीक है बेटा, यहां तो कोई डाउट है? ये एंट्री जब आपने की है ना, ये प्लीज इनके लेजर घर से बना के लाओगे आप, चेक करूंगा।
आता है मेरे को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद करना है। अब अगर किसी बच्चे के मन में आती यार ये तो अब तक क्या बनाएंगे, समझ लो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की पहली स्टेज पे आ गया। अगर उसके मन में ये आ गया यार ये तो अब तक ये क्या करूंगा, अगर आपके माइंड में यार ये तो आता है छोड़ इसको क्या करना, तो भैया आप सीए की नेगेटिव पॉइंट पे चले गए पहले दिन। आएगा ये मन में भाई साहब यहाँ बैठ के ना लेक्चर देना बहुत आसान है और करना बहुत हार्ड है, मेरे को पता है इस बात का, मेरे को बहुत अच्छे से पता है बेटा, मैं इस बेंच पे बैठ के इस चेयर पे आया हूँ, डायरेक्ट नहीं आया, मैं बहुत बैठा हूँ मैं, समझ रहे मेरी बात को। तो कभी भी मन में ऐसे आए ना कि यार क्या करना छोड़ यार बोल, तो आप अपने आंख बंद करके सोचना कि मैंने सीए बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचना या उनकी मेहनत के बारे में सोचना, वो कितना कुछ कर रहे हैं, आपकी नींद उड़ जाएगी और आपका पढ़ने का मन करने लग जाएगा। कुछ मत सोचना हो, बस आप अपना ड्रीम और अपने पेरेंट्स को जरूर सोचिए। पेरेंट्स मतलब आपकी जो इस जर्नी में आपको फुल एंड फाइनल सपोर्ट कर रहे हैं, पापा जी कर रहे होंगे, मम्मी कर रहे होंगे, दादाजी कर रहे होंगे, ब्रदर कर रहा होगा आपकी सपोर्ट, सिस्टर कर रही होगी, चाचा जी कर रहे होंगे, जैसे आपके चाचा जी आएंगे, कोई भी कर रहा हो तो जरूर सोचना भी उनको मैंने अचीवमेंट करवा के दे, पक्का आपको नींद उड़ेगी और पढ़ने का मन करे। चलिए एनीवे मेरा तो यही था बेटा, मैं पढ़ा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो क्योंकि ये चीजें आपको लोगों से अलग बनाएगी। आप जैसे शाम बैठे जरूर गंगानगर में हो, लेकिन जो बातें बता रहा हूं ना वो समझ लो आप इंडिया लेवल की बातें हैं सारी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे बेटा, आप क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे 10,000, टू परचेजेज 120, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको ध्यान होगा वेजेज आता था, याद है क्या, वेजेज आता सैलरी पेंडल में आता है, वेजेज एंड सैलरी ट्रेडिंग में आता है, सैलरी एंड वेजेज क्यों अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। टू वेजेज ठीक है, नीला मान लो, बाय सेल्स 2 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, इधर का टोटल कितना आया, इधर का कितना आया 1 लाख है, 1 लाख 2,30,000, इधर का 1,30 हो गया है ना, तो जीपी कितना आया, ऐसे क्या होगा आपने बोलो बेटा, ऐसे किया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, विनय मीनिंग क्या होता है, मैंने जो पूछा वही बताना, आप कुछ और बताओगे वो सही होगा लेकिन जो पूछा उसका आंसर नहीं हो सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या होता है बेटा, बिल्कुल जो हमारा माल या गुड्स बचे हुए हैं वो हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। देसी में अपने माल ही बोलते हैं, कितना भी हमारी दुकान में माल खत्म हो गया, माल आना है, माल जाना है, गाड़ी नहीं आई है, माल नहीं आया, बिल्कुल माल को ही गुड्स बोलते हैं अपने, ठीक है ठीक है। जो 31 मार्च को एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो स्टॉक बच गया वो हमारे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। यदि क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, एक तो ट्रेडिंग में आता है, दूसरा बैलेंस शीट में, कहां पर, एसेट साइड में, किस हेडिंग में, इन्वेंट्री किस हेडिंग में आती है, दूंगा बहुत, किस में आती है, करंट एसेट्स। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा परफॉर्मा याद होना चाहिए, आपने किया होगा, रटा होगा आपने, रटा था क्या, ग्रेग साहब रटा था, आपकी भी बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12th में बैलेंस शीट आते थे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का नाम क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेन हेडिंग, फिर उसमें क्या था, शेयर होल्डर फंड, उसमें ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व सरप्लस, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, फिर क्या हेडिंग डालते थे,
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद चल छोड़ दो, उसका यूज नहीं होता। फिर हेडिंग लगाते थे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चों के नाम था। उसके बाद मेन हेडिंग क्या आई? करंट लायबिलिटी। उसके कितने बच्चे हैं? 4। बोलना पढ़ा होगा आपने बेटा, आपके तो एग्जाम चल ही रहे हैं अभी। अकाउंट का कब हुआ आपका? अभी ताजा ताजा, फिर तो याद होगा। है ये आपकी बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आया था क्वेश्चन इसका। नोट्स टू अकाउंट्स बनाया होगा आपने, शो करके दिखाया होगा। डिबेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, ये कुछ तो आया होगा पक्का। एसेट्स आ जाती है, कुछ खा रहे हो बीच में, टेंशन मत लेना, करते हुआ। तो स्टॉक जो है वो एसेट्स में आता है, और एसेट्स में भी कहाँ आता है? करंट एसेट्स के अंदर आता है। इन्वेंट्री बोलते हैं इसको, स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। ठीक है, तो बचा हुआ स्टॉक, लोकेश हमारी क्या बेटा? एसेट्स है। विशाल क्या हमारी? एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? डीआर। बचा हुआ स्टॉक एसेट्स है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, मैं जिससे पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक जब एसेट्स है तो ये ट्रेडिंग में क्या कर रहा है? मेरा क्वेश्चन समझ गया या नहीं समझे? नहीं समझ गए बेटा? बेटा मैं तोतला तो बोल रहा नहीं, साफ साफ बोल रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक, जैसे इस बच्चे ने बताया कि हमारी करंट एसेट्स है। क्या है? करंट एसेट्स कहां आती है? बैलेंस शीट में। बोलो बैलेंस शीट में कहां आती है? और हमने कहा लिखा हुआ है? वाई। अब समझ आ गया? दोबारा बताऊं, मेरा क्वेश्चन ये है कि करंट एसेट्स है, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी आती हैं, तो ये ट्रेडिंग में इधर क्या आती है? इनकम, और इधर क्या आते हैं? एक्सपेंस। तो ये ट्रेडिंग में क्या कर रही है? क्वेश्चन जेन्युइन है या नहीं है बताओ? आंसर का रूल है। ठीक है, कुछ बच्चे ने ट्राई किया, और कोई ट्राई। 1 मिनट दिया, आप अपने दिमाग में मंथन करो। मंथन समझते हो? एनालिसिस। 1 मिनट एनालिसिस तो करो सही, कुछ अच्छा निकल के आएगा। क्या खरीदे बेटे मैंने? 10 एप्पल। एक एप्पल मेरे को 10 रुपए का मिला, तो टोटल मेरा कितना खर्चा हो गया? 100 हो गया। उसमें से मैंने क्या किया, 8 एप्पल मेरे सेल हो गए। 8 एप्पल मेरे क्या हो गए? सेल हो गए। पूरे दिन सुबह मॉर्निंग में लेके आया मैं एप्पल, उसमें से 8 एप्पल मैंने सेल कर दिए, और मैंने सेल्स प्राइस 10 रुपए नहीं रखा, कुछ प्रॉफिट भी तो कमाऊंगा, तो मैंने सेल प्राइस उसका रखा 12। क्या रखा? तो 12 इंटू 8 कितने हो गए? 96। उसके सुबह सब्जी मंडी में गया था, उसके कितने खर्च हुए मजदूर के? 100। और मजदूर के, 1 मिनट बेटा जरूरी है कि 100 रुपए हो गए। अब इसने 8 एप्पल सेल कर दिए 12 रुपए के हिसाब से, 96 आए। अब लेबर क्लास आदमी है, बड़ा परेशान हुआ बेचारा, कहता मैंने 100 रुपए लगाए सुबह, और रात को मेरे को कितने मिले? 96। तो वो पता क्या कहता था? यार ये तो 4 रुपए क्या हो गया मेरे को, लॉस हो गया। बोलो वो सही है क्या? लॉजिकली। अब वो क्या गलती कर रहा है? वो गलती ये कर रहा है कि यहाँ परचेज जो है ना, वो 10 एप्पल की कितनी है? 100, मतलब एक एप्पल की 10। समझना बेटा। अच्छा, यहाँ क्या बुक कर रहा है? सेल। सर ओपनिंग स्टॉक, मान लो उसके पास पहले से कोई एप्पल नहीं बचा हुआ, सारे बिक गए थे, ओपनिंग स्टॉक 0 था उसका। बाय सेल, सेल कितनी यूनिट की है? 8 इंटू 12 कितनी? 96। अब आपने यो लिख के छोड़ दें, तो इधर का टोटल कितना आएगा? 96। इधर का कितना आएगा? 100। तो इधर 5 4 क्या जाएगा? लॉस। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब यहाँ गलती पता लग रही है आपको, साफ पता लग रही है। अब क्या गलती है कि सुनना, उसने परचेज बुक की 10 यूनिट की, एक एप्पल को 1 यूनिट बोल रहा हूं मैं, समझ जा रहा है? कितनी यूनिट की परचेज की? और सेल कितनी यूनिट की बुक की? 8 की।
मैचिंग कंसेप्ट फुलफिल नहीं हुआ। अकाउंट्स का एक कंसेप्ट होता है क्या, मैचिंग कंसेप्ट। तो जितना आप परचेज ले रहे हो उतने पार्ट की क्या लो, सेल लो। ध्यान देना, आपने परचेज कितने के लिए 10 की, सेल कितने के लिए 8 की, मैचिंग हुई नहीं। या तो आप क्या करो, परचेज भी 8 की लो, और या आपने परचेज 10 की ले ली तो 2 यूनिट की आपने परचेज क्या ले ली, ज्यादा ले ली। उसको कैंसिल करने के लिए यहां दिखा देते हैं, और उसका नाम क्या रखा हुआ, बचा हुआ है ना, क्लोजिंग स्टॉक। कितनी यूनिट बची है, 2। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 10, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 20। भाई आपने एक एप्पल में 2 रुपए कमाए थे ना, 10 का 12 बेचा तो 8 एप्पल बेचे तो 16 रुपए प्रॉफिट आना चाहिए ना। टोटल कितना आया इसका, 100, इधर का कितना है, 100। क्रम पकोड़ा कितना आ गया, जीपी ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 16। बोलो समझ आएगी। मतलब यहां स्टॉक लिखने का बिल्कुल क्लियर है, आपने बताया, लेकिन और क्लियर करना। कभी भी कोई आपसे पूछे तो ऐसे बोलना है, सर हम उतने पार्ट की कॉस्ट बुक करेंगे जितने पार्ट की क्या बुक की है, सेल बुक की है। सेल यहाँ कितने यूनिट, 8 की, परचेज यहाँ कितने की, 10 की, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेल। दो दो आपके पास तरीके हैं विनय, या तो आपने 10 की बुक कर दी, यहां सेल 8 की है, तो आप 2 की, यहां कॉस्ट कितने की बुक है, 10 की, 2 की कॉस्ट आपने सीआर कर दी, ये 20 और ये 100। इन दोनों को देखो सिर्फ, और किसी को मत देखो। डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, नेट डेबिट कितना हुआ, 80, और 80 ही होना चाहिए था। और ये क्रेडिट कितना हुआ, 96। 80 और 96 डिफरेंस कितना, 16 ही है। ये यहां लिख के अपने आप इन दोनों आपस में, इन दोनों को क्या कर देता है, नेट कर देता है। क्या कर देता है, नेट। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखने से वो परचेज क्या हो जाती है, नेट हो जाती है। दूसरा तरीका याद आएगा, आएगा पक्का। 2 ओपनिंग स्टॉक 0 था, मान लो 2 परचेज कितनी थी, क्वेश्चन में याद करो, एडजस्टेड परचेज लिखी होती थी ना, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते थे आप, अगर याद हो तो। मैं नहीं, 11th का कंसेप्ट है, याद है या नहीं मेरे को नहीं पता, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ क्या लिखी होती थी बेटा, एडजस्टेड परचेज। तो टीचर बोलता था यहाँ क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना, नील आएगा हमेशा। पता क्यों आएगा, एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है कि 10 यूनिट थी, 10 रुपए कितनी होगी, 100। इसमें से लेस क्या कर दिया उसने, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20, नेट कितना लिखा, 80। तो उसने पहले लेस कर रखा है, तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए टीचर बोलता था कि एडजस्टेड परचेज दियो ना तो ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, सिर्फ कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में ही आएगा, बोलता था टीचर ये। बोलो समझे। और जब भी एडजस्टेड परचेज, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल की क्या होता है, बाहर होता है, देख लेना आप चाहे। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहां होता है, ट्रायल के बाद लिखता था एडजस्टमेंट में, अदर इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक भी 10,020 लिखता था। जब भी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज होगी ना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर मिलेगा। बहुत रिसर्च की हुई है। क्यों, क्योंकि आपने परचेज क्या कर रखी है, नेट कर रखी है। तो अब स्टॉक को एज ए एसेट दिखाना पड़ेगा आपको। चलो छोटो ज्यादा हो जाएगा, आई बात समझे। तो ये यहां क्यों दिखाते हैं, मेरा ये लॉजिक था, ये क्लियर हो गया कि हम उतने पार्ट की कॉस्ट बुक करेंगे जितने पार्ट की हमने क्या किया, सेल बुक की है। सेल हमने 8 यूनिट की बुक की, तो परचेज भी 8 यूनिट की बुक करो। हमने 10 की कर ली तो 2 की उधर रिवर्स में दिखा के नेट कर दी। या दूसरा तरीका, एडजस्टेड परचेज दिखा दो तो नेट अपने आप आ जाएगी। एडजस्टेड परचेज का मतलब ही क्या होता है, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आते हैं भूमि वाली बात पे। हम सेल में से कॉस्ट लेस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। अपने क्या करते हैं, कॉस्ट निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे खर्चे हैं। कैसे कि पिछले साल का स्टॉक बचा हो, इस साल बिकेगा, इस साल बिकेगा तो उसकी कॉस्ट भी इसी साल बुक करनी चाहिए। बोलो बच्चों, ये हो गया। परचेज जो की वो भी कॉस्ट होगी, जो डायरेक्ट एक्सपेंस, चलो ठीक है अपने 0 थे लेकिन जो जुड़ गए, बोलो सारी कॉस्ट बन गई या नहीं बन गई। अब हो सकता है जो परचेज किया हुआ था उसमें से कुछ स्टॉक बच गया हो, तो उसकी कॉस्ट जुड़ गई, तो उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लॉजिक वही है, उतने पार्ट की कॉस्ट लेंगे जितने पार्ट के हमने क्या लिए, सेल लिए। बोलो समझ आएंगे। तो ये जीपी आया 1 लाख रुपए। नैन्सी बेटा, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है,
यस यस, क्रेडिट है। अभी समझाया था मेरे बच्चों, गुरुजी ने अभी समझाया था। इसका टोटल कितना आया? 2 3, इसका 1 और 120 कितना हुआ? 130, 10 है सॉरी 130। इधर का टोटल कितना है? 130। उधर का टोटल कितना है? ज्यादा कौन सा है? बोलो जी, सभी जगह ज्यादा वो है ना, तो बैलेंस इसका बचेगा। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ लिखा है। तो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। इसका प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा सीआर होता है। प्रॉफिट क्या होता है? ये सीआर है बेटा। इसीलिए याद करो मेरे प्यारे बच्चों, जब पेडल बनाते थे तो यहाँ आ जाता था ये अपनी साइड में, बाय जीपी। सिलेबस तो बाद में करेंगे, पहले तैयारी तो करो। क्वेश्चन कराते तो मैं ये बातें थोड़ा बता पाऊंगा, वहां तो क्वेश्चन करूंगा बेटा। अब ये कंसेप्ट हम छोड़ के सीए की तैयारी करते हैं, बच्चा पास होता है, मैं मना नहीं कर रहा, फाइनल में भी पहुंच जाता है, लेकिन जो उसका लेवल ऑफ नॉलेज होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मेरे से पढ़ने के बाद आपके मन में भूत आ गए हम भी पढ़ा लें, क्योंकि मेरे से पढ़े हुए बहुत पढ़ा रहे हैं अभी, ज्यादा नहीं तो 15-20 तो गंगानगर में पढ़ा रहे हैं। आई बात समझे? यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? डैम श्योर? चलिए, ये लॉजिक क्लियर हो गया सबको? हाँ बेटा, एक कंसेप्ट कर रहे हैं अपने, परचेज को हमेशा किस पे बुक करते हैं? कॉस्ट पे। ठीक है, वी आर एज्यूम दैट मैं 1 लाख के गुड्स लाया, ठीक है, और मैं प्रॉफिट कमाता हूं 25% ऑन सेल। ऑन 1 लाख था, और 1 लाख कितना प्रॉफिट कमाता हूं मैं? 25%। तो अब बताओ कितना प्रॉफिट कमाया मैंने? सोनाली बेटा, सोनाली क्या नाम था? सोनाली, कितना प्रॉफिट कमाया? बच्चे ने बात पकड़ ली। 1 लाख का 25% कितना आया? 25,000। सिंपल है, 25,000 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। सिंपल है, गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ, आप बताओ कैसे करो बेटा? हाँ सही कह रही, अरे मजाक नहीं कर, सही कह रही बच्ची, ले कमाल कर। बोलना बेटा जरा। हाँ 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 हाँ, 33,333 आएगा। ये ले, गलत है। और बोलो, चलो ये सोल्व करके दिखाओ। 3 बच्चे सोल्व कर देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका किया हुआ 3 बच्चों का। सोल्व करो इसको। देखो बेटा, इधर देखो सारे, अब देखो मैंने आपको टाइम दिया ना, अब मेरा टाइम आप सब मेरे से मत छीनो। इधर देखो सारे, ये 1 लाख रुपए क्या है? कॉस्ट। ये हम प्रॉफिट कमाते हैं 25%, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कहता ऑन सेल, कहता 25% में सेल का कमाता हूं, मतलब ये 25% जो रेट अप्लाई होगी ना, वो किस पे अप्लाई होगी? और हमें क्या मालूम है? तो ये सीधा डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो ये कहता मैं 25% हूं सेल का, और मेरे को क्या मालूम है? कॉस्ट। एक चीज बेटा मीटर में, और एक चीज किलोमीटर में, आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। मीटर वाले को या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करो, या किलोमीटर वाले को, दोनों का बेस क्या करोगे? सेम। तो इसलिए इसी तरह हमारे को इसका बेस भी क्या करना पड़ेगा? मतलब ये कहता 25% सेल का 25% प्रॉफिट कमाता हूँ, और मेरे को सेल मालूम ही नहीं, मेरे को मेरी क्या मालूम है? कॉस्ट। तो अपने इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो इसका लॉजिक तो है ये जो मैं करवा रहा हूँ, और इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा, वो ही करना आपने, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। सेल का 25%, तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि कोई चीज नहीं पता तो आप उसको 100 एज्यूम कर लो, यही होता है मैथ का रूल। जैसे बच्ची स्टार्टिंग में बोली, बिल्कुल सही बोली थी कि सेल का 25%। अच्छा सेल मालूम है? नहीं मालूम, तो वी आर एज्यूम दैट सेल कितनी? 100। अगर सेल 100 होगी तो हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे? 25%। तो 25%, 100 का 25% कितना होता है? 25। तो अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 25। सेल जब 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 25 होगा। तो कॉस्ट कितनी आएगी? है 125।
यही तो चेक करना, 75 आएगी। अरे सेल में प्रॉफिट ऐड होता है या सेल में से प्रॉफिट लेस होता है तब कॉस्ट आती है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टेंशन लो। ये तो दूसरी क्लास का कंसेप्ट चेंज हो गया तुम्हारा। सेल में प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या आएगी? कॉस्ट। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल आती है, और सेल में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। एक समय के लिए हम छोटी छोटी बात भी भूल जाते हैं। एक समय के लिए ये मत भूल जाना कि हम कौन है। भूल गए थे ना एक समय के लिए? ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, टेंशन मत लेना कि वो 125 लिख के 125 लिखते हैं, बहुत करते हैं। आप एक अलग नहीं हो, सारी दुनिया करती है। फिर अपने आप पे गुस्सा आता है। सेल में प्रॉफिट जुड़ा है, से कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हो तो सेल आती है, सेल में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो कॉस्ट आएगी। सर मैं तो सेल में प्रॉफिट जोड़ दिया तो कुछ नहीं आएगा, भगवान जाने क्या आएगा, सेल में तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है पहले से। सर मैंने तो एक बार और जोड़ दिया। बात समझ आई बेटा? सही मत कर, सुन मिला अधूरा ज्ञान है अभिमन्यु को याद रखा कर, पूरा ज्ञान ले। यहां तक समझ आई? तो कॉस्ट कितनी मेरी? 75। ठीक है। अब जो चीज गिवन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, नवीन जी बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। और जो चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है वो राइट हैंड साइड को लिखते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल सबको पता है। बोलो बेटा, जो चीज गिवन होती है वो लेफ्ट को, और जो कैलकुलेट करनी होती है वो राइट। अच्छा एक बात सुनो, अब यहाँ पे आके ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी तरह बेचारे। अब कि सर अब हमें तो यही नहीं पता लग रहा गिवन क्या है। सुनो बेटा, आपको कॉस्ट गिवन है। सर ये क्या? ये तो आपने इक्वेशन बनाई है, हमें क्या गिवन है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा गिवन क्या है? कॉस्ट। ये बात समझ आ गई? इधर देखो मेरे साथ साथ चलो बेटा, किचड़ा गिर जाओगे। ये क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट गिवन। अब अपने अपने इक्वेशन अप्लाई करते हैं। हमारी कॉस्ट क्या बताओ? तेरा सही है, चिंता मत करना। हमारी कॉस्ट क्या है? क्योंकि मेरे को सब कुछ करना पड़ता है, गलत भी तो करवाना होता है बच्चों को बेटा। हमारी कॉस्ट क्या है? 75। अच्छा अगर कॉस्ट 75 है तो प्रॉफिट कितना आया? 25। सर 25 क्यों लिखा? हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट ही निकालना है, तो प्रॉफिट यार बोलो समझा। अगर हमारी कॉस्ट 1 रुपया है तो प्रॉफिट क्या है? यही होता है। और अगर हमारी कॉस्ट 1 लाख है तो फिर प्रॉफिट क्या है? 25 डिवाइड बाय 75 इंटू 1 कितना आया? 33,300। झूठ मत बोलना, किस किस का सही था? 1 2 क्या था ये? आधे को क्या समझो? पूरा उठा, स्कूल में भी तो उठाता था दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने गलत कर दिया। टू मच एनालिसिस। बेटा समझ आएगी नहीं आई? अब आगे समझ। अब देखो ये बहुत बात समझ आ गई है। ये होता है इसका लॉजिक। इधर आ जाओ मेरे साथ। अब इतनी बड़ी राम कथा अपने नहीं कर सकते है बेटा। भाई मेरे को मैथ नहीं आती प्लीज। हम तो छोटे मोटे DRCR के खिलाड़ी है, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन मेरे को नहीं आता भाई। आप साफ बोलना, सीधी मैथ नहीं आती अपने। बाई ग्रेस पास हो, नहीं तो मैथ ही पढ़ा लेता है बेटा। सुनो, अपने तो अपने ट्रिक लगाएंगे क्योंकि हम तो थे डेबिट क्रेडिट वाले। हाँ, आप जो कह रहे हो सही है, बट मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि वही बात मैं बताने वाला हूँ, शायद मैं अलग तरीके से बताऊंगा। अपने को क्या दे रखा है बेटा? क्या दिया हुआ अपने को? 25% किसका? सेल का। सही है ये? इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? वो बच्ची सोच रही लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं ऐसे बेटा। 25% लिखो या 25/100 लिखो, बात है कि बोलो अनुमति है। इसको ऐसे लिख सकता हूं? कोई डाउट नहीं? क्या क्या छोटा किया है? ज्यादा बड़ी अमाउंट रखेंगे क्या फायदा? 25/100 को 1/4 भी लिख सकते, बात तो एक ही है। अरे बोलो, लोकेश ऐसी है बेटा। ऐसे होता भी कर रहे, ऐसे नहीं होता। फॉर्मूला होता, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि हम 1/4 कमाते हैं, 1/4 कमाते हैं सेल का। ये बात ये, मैं सेल का 25% कमाता हूँ, या मैं सेल का 25/100 कमाता हूँ, या सेल का मैं 1/4 कमाता हूँ, बात तो एक ही है। ये बात समझ आ रही है लोकेश? मतलब सेल का मैं 1/4 कमाता हूँ, ये बात समझ आ गई? हमें सेल का दे रखा नहीं है, हमें किसका निकालना है? जब भी कॉस्ट का निकालना हो, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। जब भी, तो ये ऊपर इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे होता है इसको डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर।
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अच्छा, जब भी आपको क्या दे रखा हो, सेल का, ये 1/4 किसका है? सेल का ही है। क्वेश्चन में देखो सेल का ही था। आपको क्या निकालना है? कोस्ट का। हमें 25% ये सेल पे दे रखा, हमें कोस्ट में चाहिए। तो आप ये जो ऊपर है ना, ऊपर है ना, इसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया जी। अब ये जो ऊपर है ना, इसको इस नीचे वाले अमाउंट में से लेस कर दो, मतलब 1 को 4 में से लेस करो, कैलकुलेटर से करो। 1 को 4 में से लेस करो, कितना आया? 3। हो गया काम। मतलब सेल का 1/4 तो कोस्ट का 1/3 होगा बस। अपने को मैथ नहीं आती, चेक कर लो, चेक कर लो। 1,00,000 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा? बोलो, बात समझ आएगी नहीं है? अच्छा दिनेश सर, आप फंसने वाले हो, फंसाओ। सर हमें मान लो दे रखा है कोस्ट का 1/3, कोस्ट का क्या दे रखा है? 1/3। और हमें यहाँ कोस्ट ना देके हमें सेल दे रखी है। क्या दे रखी है? तो हमें रेट किस पे निकालनी है? सेल पे। जस्ट सिंपल, ऊपर वाला नीचे वाले में क्या कर देना? ऐड। अपने आप शक्ल चेंज हो जाएगी उसकी। ना ये करना, आप क्या बोल रहे? दोबारा सुनाना, समझ में नहीं आया। प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, नहीं वो मैथमेटिकली A to B2। अच्छा यही बोला था क्या? सॉरी, मेरे को ऐसा ए बी की होल स्क्वायर ओपन कर दिया आपने। मैं भी डर गया था यार। यही रहा, वो बात बिल्कुल सही। लेकिन ये दी बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। समझ आ गया? मतलब अब बच्चा कहता सर मेरे को समझ तो आ गया, मैं भूल जाऊंगा कब ऐड करना है कब लेस करना है। हर प्रकार का प्राणी है संसार में, मैं भूल जाऊंगा कि कब ऐड करना है कब लेस करना है। अब उसका भी तरीका है मेरे पास, अगर समझ में आए तो। बट जब ऐसे ट्रिक करेंगे ना तो उसका कोई लॉजिक नहीं होगा। मेरी बात सुन लो पहले, लॉजिक मैंने बता दिया आपको। ये इसका शॉर्टकट है, ये इसका क्या बेटा? शॉर्टकट। आगे बात में अब सुनना, जब हमें ये क्या है? 1/4 किसका था? सेल का। अच्छा, सेल ज्यादा होती है कोस्ट ज्यादा होती है? नॉर्मली सेल ज्यादा होती है, लेकिन लॉस होता तो सेल। नॉर्मल चलना है अपने को, अब नॉर्मल नहीं बनना। नॉर्मली क्या होती है? सेल ज्यादा होती है। अच्छा, सेल से जब कोस्ट निकालोगे तो क्या करोगे? माइनस, माइनस करना है। और कोस्ट से जब सेल निकालोगे तो क्या करना है? तो सेल ज्यादा होती है, ऐड करना है। थोड़ा सा दिमाग में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको 4 एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? स्टार्ट। ये बहुत यूज होगा हमारे, और आपके मैथ में बहुत यूज होगा। आपने तो किया था, मैंने करवाया था आपको, ओ मूर्खो, इंश्योरेंस क्लेम में कराया था, है आपको कराया था 12th में, करवाया आपको। परचेज प्राइस कुछ भी लिख सकता हूँ, कैलकुलेटर है आपके पास, यूज कर सकते हो उसको। परचेज प्राइस 150, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। सेल्स प्राइस 2 लाख, प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। सेल्स प्राइस 150, 1 लाख, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। परचेज प्राइस 120, प्रॉफिट 30% ऑन सेल। करो बेटा जल्दी से। दिक्कत तो नहीं बेटा आपको? देखना, मैंने पेन चेंज कर दिया। हाँ जी बेटा सुनिए, अपने को ये 150 दे रखा है, ये क्या है? कोस्ट। ये क्या है?
प्रॉफिट 20% किसका? दोनों की सेम कास्ट है, बदलने की जरूरत है ना, चेंज करने की जरूरत है नहीं है। अब जिस चीज चेंज किया वो पागल बन गया। 20% निकालना था, कितना आया? झूठ मत बोलना, जय श्री श्याम है, किस किस का सही है? धन्यवाद, सारे इंटेलिजेंट है। ये क्या दे रखी है? सेल। ये 25% किसका है? सेल। सेम है दोनों। सर हम तो बदल लेंगे, आ गया हमारे को। अरे बेटा नहीं बदलना, दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो 2 लाख का 25% 50,000, किस किस का सही है? तो किस कर दी कहानी है? कोई बात नहीं, होता है अक्सर इन दिनों में। कैलकुलेटर यूज किया अगर बेटा, तो फिर गलत हो गया ना बेटा, वही कह रहा हूँ, गलत हो गया। आप भी सही कह रहे हो कि 20-25 लिख दिया, मैं कह रहा हूँ गलत हो गया। थर्ड, सेल प्राइस कितना है? सेल प्रॉफिट 20% कमाता हूं किसका? कोस्ट का। 20% का मतलब 20/100 हो गया, बोलो 1/5 किसका? कोस्ट का। कोस्ट, अरे इधर देखो यार, कोस्ट का 1/5 तो सेल का 1/, अब वो ठीक है पॉइंटों में आएगा, आता रहेगा, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, क्या दिक्कत है? कितना आया? 7 कर दिया करो, ज्यादा बहाना मुझे नहीं। 0.5 से आगे तो आगे, 0.5 से पहले तो पीछे, ठीक है। हाँ आगे क्या है? कोस्ट। ये क्या है? सेल। बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये 30 क्या आएगा? 100, 3/10 किसका? सेल का। क्या निकालना है? कोस्ट का। तो कोस्ट का निकालो तो ये ऊपर वाला इसमें से क्या होगा? लेस, तो ये आएगा 3/7। किस किसे सही किया? 3/7 करना। ये 1,20,000 का करो बेटा 3/7। अब कई बच्चों में ना आदत होती है 1 ही लेस करना होता है ना, जो ऊपर होता है वो लेस करना होता है। यहाँ 3 है तो 3 लेस होगा। कितना आया? 50 429। किस किस का सही है ये? अब क्या हुआ लोकेश तेरे को? अरे 1-2 रुपए के लिए मत रो यार। लोकेश क्या क्या भाई? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट अपनी। जय श्री श्याम सभी को, कल मिलते हैं। जय श्री श्याम।